हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के आगे के सेंटेंस के बारे में बताएंगे। हमने आपको पहले दो वीडियो में असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। जितने असर्टिव सेंटेंस से संबंधित नियम थे हमने सारे आपको नियम बता दिए थे और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गए होंगे, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस ही महत्वपूर्ण है। तो असर्टिव सेंटेंस जो हमने पढ़ाया था उसमें हमने आपको पहले पहचान बताई थी, इसके बाद फिर आगे हमने उसके नियम बताए थे। अब हम अगले सेंटेंस में आते हैं। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग सभी लोग पहचानते होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जैसे ही जहन में आता है तो हमारे दिमाग में एक आ जाती है बात कि उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, यानी ये पहचान के तौर पे हम इसे बड़ी अच्छी तरह से याद रखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। और इसके बाद जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमको पता चल जाए कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब आप लोग जानते होंगे, जो इन्वर्टेड कामों के बाद हिस्सा होता है रिपोर्टेड स्पीच, यानी अगर कोई बात कही गई है और वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है, तो वहाँ पर हम पहले तो इसको देखेंगे। जब इससे पता चल जाएगा तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी? सेड या सेड टू, इसको हम बदल देंगे किसमें? आस्क्ड में। आस्क्ड या और भी है इन्फॉर्म्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, ENQUIRED, इंक्वायर्ड ऑफ। ये दो क्रियाएं हैं जो कि हम रिपोर्टेड वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग बहुत रेयर केसों में किया जाता है, बाकी अधिकांश तौर पे हम आस्क्ड का ही प्रयोग करके वाक्य को बनाते हैं। तो हमारा सबसे पहले तो ये हो गया कि रिपोर्टिंग, पहले तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानेंगे। पहचान के लिए यहाँ पर हमने दो चीज़ें लिखी हुई हैं, पहचान के लिए तीन चीज़ें लिखी हुई है, पहचान के लिए हमारा एक ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। दूसरी चीज़ हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा। किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से या क्वेश्चन वर्ड से। दो कंडीशन होंगी। हेल्पिंग वर्ब को सब लोग जानते होंगे, इज, एम, आर, डू, डज, वाज, वेयर, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, ये सारी क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो इनसे वाक्य शुरू होगा, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। यानी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो एक तो ये तो निश्चित होगा, इसके बाद या तो सहायक क्रिया शुरू होगा या तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। तो इस तरह हम इसको पहले तो हम असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहले पहचान लेंगे। अब हमने पहचान लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पहचान के रूप में हमने क्या देखा? हेल्पिंग वर्ब देखा। कब? इन्वर्टेड कामा के तुरंत बाद, यानी रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया लगी है या क्वेश्चन वर्ड लगा है या क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा है, तो हम समझ गए कि वाक्य कैसा है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे हमको पता चला तो हमने अपनी रिपोर्टिंग वर्ब किससे बदल दी? आस्क्ड में। तो ये दो काम हो गए। अब देखिए, मान लीजिए इन्वर्टेड कामा के बाद हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, जो पहली पहचान में लिखाई थी। हेल्पिंग वर्ब से अगर वाक्य शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से अगर वाक्य शुरू है तो हम कंजक्शन के रूप में जहाँ पर दैट लगा रहे थे वहाँ पर अब क्या लगाएंगे? इफ़ या वेदर। क्या लगाएंगे? इफ़ या वेदर। इफ़ का प्रयोग तो जहाँ पर विकल्प होगा वहाँ पर करेंगे, अन्यथा हम इफ़ का प्रयोग सामान्य तौर पे इफ़ का प्रयोग ही करते हैं। तो ये कंजक्शन हो गया। कहाँ पे लगाएंगे? जहाँ पे अभी हमने असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाया था। तो जहाँ पर वाक्य हमारा कहाँ, ये कंडीशन क्या है? जब हमारी वो वाक्य जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, यह भी ध्यान रखना है। अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हम वहाँ कंजक्शन के रूप में इफ़ का प्रयोग करेंगे। अच्छा, जब इफ़ लग जाएगा, इफ़ के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, ये भी क्रम भी ध्यान रखिए। सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हमको इस क्रम को भी ध्यान रखना है कि जैसे ही हमने कंजक्शन प्रयोग किया तो कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि वहाँ पर तो सहायक क्रिया लगी होगी। जब सहायक क्रिया लगी होगी तो आप भी सहायक क्रिया को बदल देंगे।
लेकिन उसको ऐसा नहीं करना, पहले आप इफ लगाइए, इफ के बाद सब्जेक्ट लगाइए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, और इसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क वो भी नहीं लगेगा। अब देखिए जरा उदाहरण, द टीचर सेड टू द बॉयज, कामा और कामा, आर यू मेकिंग ए नॉइज, आर यू मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब जैसे ये वाक्य हमको मिल गया, अब इसको हमको नरेट करना है। तो द टीचर, पहले तो पहचान देख लें, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। तो पहले तो हम अपना मुख्य काम कर लें। द टीचर सेड टू को किससे बदलेंगे, आस्क्ड में, आस्क्ड, फिर द बॉयज, ये बन गया सबका इतना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। अब इसको हटा के अभी तक असर्टिव सेंटेंस क्या लगाया था, दैट लगाया था। अब यहाँ क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे। इफ के बाद हमें सब्जेक्ट लाना, जो हमने क्रम लिखा हुआ है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर यू है, और यू का नियम हमने बताया किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो द बॉयज है, तो ऑब्जेक्ट को, इसको जो सब्जेक्ट बनाए क्या बन जाएगा, दे। बॉयज बहुवचन करता है, इसलिए यहाँ पर करता आ जाएगा दे। अब यहाँ पे आर लगा हुआ है, तो इसको हम वर्ब में बदल देंगे, वर्ब मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, और इसके बाद फिर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो एक वाक्य ये बन गया, द टीचर आस्क्ड द बॉयज इफ दे वर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। इसी तरह से एक वाक्य और देखिए, he said to me, comma dot comma, do you know सोहन, do you know सोहन। अब जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है, तो he asked me, यहाँ पर क्या लगा है, सहायक क्रिया डू लगी हुई है, if लग जाएगा। अब इफ़ के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, यू को बदलेंगे मी से, क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए यहाँ पर डू आया हुआ है सिंगल। हमने जो पहले वीडियो में बताया था कि अगर डू या डज सिंगल होता है तो क्या करते हैं, डू डज को हटा करके जो भी क्रिया है उसका सेकंड फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो नो का न्यू हो जाएगा, आई न्यू और सोहन, आई न्यू सोहन, और फिर फुल स्टॉप लग गया। तो इस तरह से बनेगा। अगर सहायक क्रिया पहले आई हुई है तो सहायक क्रिया पहले इफ़ लगाएंगे कंजक्शन के रूप में, ये हमारा कंजक्शन है। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, या पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, फिर वर्ब लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। तो इस तरह बनाया जाएगा। अब मान लीजिए वाक्य हमारा हेल्पिंग वर्ब से नहीं शुरू है। अगर हमारा वाक्य हेल्पिंग वर्ब से नहीं शुरू है तब हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड, इन्वर्टेड कॉमा तुरंत बाद। अब हम क्या करेंगे, जो इफ़ का प्रयोग करें थे कंजक्शन का, इसका प्रयोग भी हम नहीं करेंगे। इसके स्थान पर उसी क्वेश्चन वर्ड को हम बना देंगे, क्या बना देंगे, कंजक्शन। कंजक्शन बना दिया है हमने इसी क्वेश्चन वर्ड को। कैसे, द टीचर सेड टू मी, कामा डॉट कामा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब पहले तो उसी तरीके से जैसे पिछला था, द टीचर आस्क्ड, फिर मी। अब यहाँ पर देखिए हमने बताया कि अगर क्वेश्चन वर्ड लगा है तो इफ़ का प्रयोग नहीं करेंगे, इसी क्वेश्चन वर्ड को हम कंजक्शन बना दिए, व्हाट हो गया। अब यहाँ पर जब क्वेश्चन वर्ड लगेगा तो इसका विक्रम याद रखिए, सब्जेक्ट उसी तरह से, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जो क्रम वहाँ पर लगाया था ये क्रम यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पर व्हाट आ गया, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें, योर नेम, पूरा सब्जेक्ट है, तो इसको बदलेंगे मी के अनुसार, क्या बन जाएगा, माई नेम।
व्हाट माई नेम और इसका वाज, ये बन गया हमारा। इसी तरह से ही सेड टू मी कामा डॉट कामा वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो अब यहाँ क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड मी, ठीक। प्रश्नवाचक शब्द आ गया, वेयर सब्जेक्ट आएगा इसके अनुसार, तो आई डू सिंगल है, हट जाएगा, क्रिया का सेकंड फॉर्म आ जाएगा, वेयर आई लिव। तो ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव। जब हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो वहाँ पर कैसे बनाएंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन बन जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जब नरेशन करते समय हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम उसको इसी तरह बदलेंगे। पहला नियम है कि अगर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब हमारी अगर इन्वर्टेड कामा के तुरंत बाद यानी रिपोर्टेड स्पीच में किसी सहायक क्रिया शुरू है तो वहाँ पर कंजक्शन के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, एफ का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। लेकिन मान लीजिए अगर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो फिर वहाँ पर इफ़ का प्रयोग नहीं करेंगे, उसकी जगह पे उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हुए हम इनडायरेक्ट बना देंगे। तो क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए जैसे किसी ने पूछा, कोई प्रश्न पूछा और इसके बाद उसने जवाब दिया, इसको भी देख लीजिए जरा। जैसे राम सेड टू मी कामा डॉट कामा विल यू गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल टुडे। अब जैसे ये वाक्य है तो आई सेड कामा डॉट कामा नो, जैसे ये वाक्य है हमारा, एक पे पूछा है राम सेड टू मी विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम आज स्कूल जाओगे, आई सेड नो। अब इसको हमें बनाना है तो इस वाक्य को तो आप बना लेंगे आसानी से। तो राम आस्क्ड मी, यहाँ पर सहायक क्रिया लगी है, यहाँ पर यू है तो सहायक क्रिया की वजह से क्या लग जाएगा, इफ। यू को बदलेंगे मी से तो क्या हो जाएगा, आई, और यहाँ पर वुड, फिर गो, फिर टू, फिर स्कूल, फिर टुडे का दैट डे, ये बन गया हमारा। अब यहाँ पर आई, अब कोई प्रश्न पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, जवाब देते हैं। तो यहाँ पर सेड को चेंज करें किसमें, रिप्लाइड। आई रिप्लाइड इन, नो लगा है तो निगेटिव कर दीजिए, आई रिप्लाइड इन निगेटिव। एक तो आपने ये बना दिया। इसी वाक्य को हम दूसरी तरीके से लिख सकते थे, आई रिप्लाइड, फिर दैट लगा दीजिए और इसके बाद क्या करेंगे, आई वुड नॉट। अब ये समझिए हम कहाँ से लेकर के आएंगे, आई वुड नॉट कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने जवाब दिया निगेटिव में, नो लगा हुआ है। तो आई रिप्लाइड दैट ये हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हमने कहाँ से उठा ली, ऊपर वाले वाक्य से, नॉट हमने निगेटिव से उठा लिया, बन गया हमारा वाक्य। तो आई वुड नॉट। तो जब भी अगर मान लीजिए किसी प्रश्न का जवाब यस या नो में दिया जाए, प्रश्न का जवाब ये ध्यान रखिए, वो असर्टिव में बताया था हमने, असर्टिव में सिंगल वाक्य था तो यस के लिए क्या बताया था, एक्सेप्टेड सेइंग, और नो के लिए डिनाइड सेइंग। लेकिन यहाँ पर यस या नो आने पर हम यस के लिए क्या करेंगे, रिप्लाइड इन नेगेटिव, और वो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, और नो के लिए रिप्लाइड इन नेगेटिव, इस तरह से बनाएंगे। और जो दूसरा नियम हमने बताया वहाँ पे दैट लगा करके अगर ये यस कहता तो हम आई वुड तक ले जाते हैं, और क्योंकि उसने नॉट कहा है तो हमने आई वुड नॉट भी जोड़ दिया साथ में। निगेटिव में नॉट जोड़ेंगे और अब यस होगा तो नॉट नहीं जोड़ेंगे। और कहाँ से उठाएंगे, दैट के बाद वाला जो पहले वाक्य का जो करता हो सहायक क्रिया उसको उठा लीजिए, आपको बन जाएगा। तो दो तरीके से बनाया। नो के लिए पहले तो हम जो
पहले जो उसने पूछा था उसको तो हमने पहले अपने ऊपर वाले तरीके से बना दिया, जैसे नियम बता चुके हैं। आई सेड नो, दूसरी बार जवाब दिया उसने नो में, तो नो के लिए हमने आई रिप्लाइड इन नेगेटिव कर दीजिए, और चाहे तो आई रिप्लाइड दैट आई वुड नॉट, तो इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर यस या नो का जवाब मिले, किसी प्रश्न के जवाब में यस या नो आ जाए, तो वहाँ पर हम उस तरह रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या रिप्लाइड इन नेगेटिव बना करके उसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे, और इसके आगे जब सारे हो जाएंगे तो इसमें फिर से हम आपको एक बार क्रम से फिर से पढ़ा देंगे। जो लॉन्ग मतलब 2-3 बार प्रश्न पूछा गया, फिर जवाब दिया गया, फिर प्रश्न पूछा गया, फिर जवाब दिया गया, तो वो हम आपको लास्ट हिस्से में इसको बता देंगे। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, जहाँ जो नियम बताया गया उसको आपने शायद ध्यान से सुना होगा, और हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए नए चैनल मिलेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश कम से कम बेसिक तो मजबूत ही जो हो जाएगी, जिससे आप आगे जाके कंपटीशन में आपको उसको फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपका फ़ायदा होगा।